नंबर हो गई। और हमारा जो विषय वस्तु चल रहा है धातु व अधातु के अंतर्गत धातु की लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम बात करने से पहले कहना चाहेंगे कि जैसे सिंपल सा रूल है सक्रियता श्रेणी, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अधिक जो क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक या लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। यही बात एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा प्रयोग के माध्यम से समझना है। तो क्या है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन अवस्था हो या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। विस्थापित का तात्पर्य उसको हटा देती है। करेंगे क्या, पहले हम एक धातु लेंगे जिसको ए के द्वारा डिनोट किया गया, प्रदर्शित किया गया है। ए धातु है और बी का विलयन बना हुआ है, बी धातु है जिसका भी विलयन बना हुआ है। अगर मान लीजिए ए धातु अधिक क्रियाशील है तो बी धातु को हटा देगी, तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा उसमें ए के साथ विलयन बन जाएगा और बी धातु उसमें से अलग हो जाएगी। इसी को समझने के लिए दो परखनियां लेकर स्टैंड पर रखकर उनके साथ हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या है इसको ध्यानपूर्वक हमें समझना है। कांच की नलिका को हम परख नली कहते हैं। दो परख नलियां ली, एक परख नली को ए, एक परख नली को बी से हमने प्रदर्शित किया। परख नली ए में कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है, जिसे हम नीला धोथा भी कहते हैं। CuSO4.5H2, इसको हम नीला धोथा भी कहते हैं। अब कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने क्या किया कि इसमें धागे की सहायता से लोहे की कील को बांधकर विलयन में लटका देते हैं, डुबो देते हैं, थोड़ा सा डूबी हुई अवस्था में रहनी चाहिए और ऊपर कोर के द्वारा परख नली को बंद कर देते हैं। इसी प्रकार दूसरी परख नली जिसको बी से प्रदर्शित किया, इसमें विलयन चेंज कर दिया। इसमें विलयन भरा FeSO4 का, फेरस सल्फेट का, और धातु का जो तार है, छड़ है या कील जो है वो कॉपर की हमने धागे के माध्यम से लटका दिया। कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम हम इसको परीक्षण करते हैं, इस पर नजर करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आउटपुट आया। तो हम देखते हैं कि पहली जो परख नली है जिसको हमने ए से प्रदर्शित किया है, उसके विलयन का रंग जो कि पहले कैसा था, नीला था, वो बदल जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि Fe की क्रिया जब हम कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे तो Fe अधिक क्रियाशील है, तो ये इसका जो विलयन बना हुआ है, यौगिक बना हुआ है, इसमें से कॉपर को हटा देगा तो कॉपर विस्थापित हो गई और Fe की क्रिया SO4 से होने से FeSO4 का निर्माण हो गया। ये परख नली ए के संदर्भ में समीकरण। अब बात करते हैं हम बी के संदर्भ वाले समीकरण। बी में हमने क्या किया है, कॉपर को लोहे की कील या छड़ के रूप में लटकाया है, तो हम कॉपर लेंगे, Cu है कॉपर तांबा। इसमें हम FeSO4 का विलयन जो कि पहले से भरा हुआ है, इसमें इसको व्यवस्थित रूप से लटका दिया है। हम देखेंगे कि इसके विलयन के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता या रिएक्शन जो होती है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कॉपर जो होता है ये इतनी अधिक कैपेबल नहीं है, समर्थ नहीं है इसकी अभिक्रियाशीलता। धातु व अधातु चैप्टर के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सक्रियता श्रेणी। बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, ये ध्यानपूर्वक अपने समझना है और लाइफ टाइम हमें याद रहना चाहिए। हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें समझना है पहले इसकी परिभाषा और उसके बाद हमें धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में विचार करना है। तो इसमें क्या है बेटा, बहुत सारी धातुएं हैं। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता मतलब हुआ अभिक्रिया करने की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। क्रियाशीलता के अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर अधिक क्रियाशील आएगी, नीचे कम क्रियाशील आएगी, उसको बोला जाता है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं।
इसमें कुछ धातुएं दी गई है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, Ag, Au। तो इनको इस प्रकार से जमा रखा है, व्यवस्थित कर रखा है कि जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो सबसे ऊपर ही ऊपर आएगी, टॉपेस्ट है। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। सबसे कम क्रियाशील धातु होती है सोना, Fe, इसके पेंदे में रखा गया है। ये क्रियाशीलता का अवरोही क्रम है, ऊपर से नीचे की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। शुरुआत की धातु में देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील धातु हैं। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर मध्यम क्रियाशील है। कॉपर के लिए दोनों जगह पॉसिबल है, इधर भी ऐड किया जा सकता है, ऊपर भी ऐड किया जा सकता है। मरकरी, Ag, Au ये निम्न क्रियाशील धातु हैं। इसके लिए छोटी सी ट्रिक भी बना रखी है इसी में, ट्रिक के अकॉर्डिंग अपने को ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है, ट्रिक के ऊपर भी बात कर रहे हैं। काना कोई लड़का है मान लीजिए, का मांगे अल्टो, चेन, फरारी, प्रभु क्यों हुजूर आज आओ। समझिए इसको, काना लिखा हुआ तो का मतलब कैसे है, पोटेशियम से, ना का मतलब बेटा Na सोडियम से, का कैल्शियम को बोला गया है। व्यवस्थित करने के लिए मांगे अल्टो Al, चेन Zn, फरारी Fe, प्रभु Pb, क्यों Cu, हुजूर Hg, आज Ag, आओ Au। तो कान्हा का मांगे अल्टो, चेन, फरारी। बड़ा महंगी महंगी गाड़ियां धीरे से धीरे रेट बढ़ती जाती है, तो क्या हम लोग ले पाएंगे? पेरेंट्स क्या सोचता है, भगवान से अरदास करता है, उनको कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप ही आ जाइए, इसको दिला दीजिए इसकी मनसा के लोग। तो क्या बात हुई है, कान्हा का मांगे अल्टो, चेन, फरारी, प्रभु क्यों हुजूर आज आओ। इस प्रकार से हमें इसको याद रखना है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आए एग्जाम में चाहे नहीं आए, अपने को लाइफ में परमानेंट सक्रियता श्रेणी जब भी पूछा जाए, धातुओं की क्रियाशीलता की बात की जाए, ये टॉपिक अपने माइंड में संस्मरण हो जाना चाहिए। धातु और अधातु की परस्पर अभिक्रिया थर्ड चैप्टर का टॉपिक है ये, और परीक्षा के दृष्टिकोण से सही टॉपिक है, ध्यान भी रखना है, सही से समझना है। धातु और अधातु परस्पर क्यों अभिक्रिया करती है, किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होने पर किसका आदान प्रदान होता है, ये सब चीजें इस टॉपिक के अंतर्गत हमें समझना है। सबसे पहले बात करता हूं मैं उत्कृष्ट गैसों की। उत्कृष्ट गैसों का एक दूसरा नाम है नोबेल गैस, और इन्हीं को हम शून्य समूह भी करते हैं। हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है टॉपिक आवर्त सारणी वाला, उसमें क्या होता है, वर्ग 18 के तत्व होते हैं, और वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं उनके संयोजी कोष, संयोजी कोष अभी बताऊंगा इसके बाद अगले टॉपिक में, कि सबसे बाहरी जो कोष होता है, सबसे बाहर जहाँ इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है उसको हम संयोजी कोष या बाह्यतम कोष कहते हैं। ये पहले से ही उत्कृष्ट गैसों की क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, और पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तो न तो ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे, इसका तात्पर्य होगा कि न तो ग्रहण करेंगे न देने का काम है, पहले से पूरे हैं, अतः ये स्थायी होती है। और जब किसी के साथ क्रिया नहीं करेगी तो एटम के फॉर्म में पाई जाती है, परमाणु के रूप में पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर दो चार गैसों का मैं जिक्र करता हूँ, जैसे He हीलियम, Ne नियॉन, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Xe ज़ीनॉन। दोबारा समझिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये गैसें ऐसी हैं जिनको हम उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में लेते हैं। इनका बाह्यतम कोष पूरा भरा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं अष्टक कंप्लीट है। बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। पहला बिंदु क्लियर है, अब सेकंड बिंदु पर आते हैं। धातु व अधातु अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ई डॉट लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसों के समान करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या ग्रहण कर परस्पर अभिक्रिया करते हैं। धातु की नेचर क्या होगी, यहाँ फिर से जिक्र किया गया है कि धातु का कार्य होता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाना,
अधातु का कार्य होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके देना या बनाना। इस प्रकार से हमें क्लियर करना है, ठीक है। आज टॉपिक में धातु अधातु परस्पर किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके कैसे भरे जाते हैं, कौन तत्व धातु है, कौन उत्कृष्ट गैस है, कौन अधातु है, इसके संदर्भ में शॉर्ट क्लास है। इसमें तत्वों के प्रकार को हमें इस टेबल में लिखना है, तत्व का नाम और उसका प्रतीक यहाँ से समझना है, परमाणु क्रमांक हमें याद रहना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से भरा जाता है उसको हमें यहाँ से समझना है। सबसे पहले बात करता हूँ उत्कृष्ट गैसों की, कौन कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम का प्रतीक He होता है, नियॉन का Ne होता है, आर्गन का Ar होता है। पहला तत्व है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और 2 जो इलेक्ट्रॉन बनने की अधिकतम क्षमता है K कोस की है तो K को भर दिया। शुरुआत कैसे होती है, K L M N O P, इस प्रकार से आगे ऐड होते जाते हैं। अगला आता है नियॉन। नियॉन का Ne, इसका परमाणु क्रमांक 10 है, 10 को हम तोड़ के लिखेंगे, K कोस पहले भरेंगे, 2 आ गए, बाकी जितने बचे 8 इसमें आ गए, दोनों को जोड़ा तो 10 हो रहे हैं। आर्गन की बात करें तो इसका प्रतीक होता है Ar। 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, 18 को जोड़ेंगे सबसे पहले K कोस में 2, L में 8 और बाकी जो बचे अगले वो M कोस में 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। फिर धातुओं की बात करते हैं, ये उत्कृष्ट गैसें हो गई। धातुएं जो है 5 दे रखी है यहाँ। सबसे पहला सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, लैटिन नाम नेट्रियम होने से इसका N के प्रतीक हुआ। 11 को हम लिखेंगे तो K में 2, L में 8, बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन अगले कोस M में चला जाएगा। मैग्नीशियम की बात करें तो प्रतीक Mg हो गया, परमाणु क्रमांक इसका 12 है, तोड़ के लिखेंगे कोस में वितरण को, K में 2, L में 8, दोनों को जोड़ा 10, बाकी बचे 2 M कोस में चले जाएंगे। एल्यूमिनियम का होता है 13, तो इसको हम 13 को इस प्रकार से लिखते हैं 2 8 3। फिर 2 और धातुएं दे रखी है, पोटेशियम दे रखा है, एक कैल्शियम दे रखा है। पोटेशियम का प्रतीक K है क्योंकि इसका लैटिन भाषा में नाम केलियम होता है, परमाणु क्रमांक 19 है,